हेलो बच्चों, चलिए हम लोग आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का दूसरा दिन है हम लोग का। तो हम लोग अपनी पढ़ाई जो है आगे बढ़ाते हैं। कल पहला दिन था तो हम लोगों ने थोड़ा सा चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। लीनियर चार्ज डेंसिटी किया था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी किया था। आज हम लोग जो है वो कंडक्टर, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक, इन तमाम चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले कि ये कंडक्टर होता क्या है। कहता है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैरी करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर करता क्या है कि वो चार्ज को आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आसानी से पास कर देता है या पहुंचा देता है। जैसे उसका एग्जांपल आप कह सकते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, ह्यूमन बॉडी, हमारा शरीर खुद एक कंडक्टर है, अर्थ हो गया, स्टील हो गया, ये सब जो है हमारे क्या है? कंडक्टर के एग्जांपल हैं। ठीक है, कोई भी मेटालिक ये एलिमेंट हो गया जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? हमारे कंडक्टर है। आगे आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर कहते हैं किसको? इंसुलेटर जो है एक ऐसा मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आसानी से नहीं ले जाता है, यानी ले ही नहीं जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो आपका इंसुलेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? इंसुलेटर कहलाता है। यानी कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज को पास ही नहीं करता, उसको वो रोक देता है। तो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर में जो है वो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या होते हैं? अटैच होते हैं या बंधे हुए होते हैं एक पार्टिकुलर एटम से, और ये मूव करने के लिए क्या होते हैं? फ्री नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस मतलब जो उसके न्यूक्लियस के बहुत नजदीक जो है वो रखा हुआ रहता है। ठीक है, एटम के न्यूक्लियस के बहुत नजदीक रखा हुआ होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता। जैसे कि इसका एग्जांपल ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए कि ये किसी इंसुलेटर पार्टिकल का न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत नजदीक नजदीक में ये रखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसको ना आसानी से, इसको बहुत ज्यादा तेजी से ये पकड़ा हुआ है। इसको क्या कहते हैं? इसकी जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, जो भी कही है, ये बहुत स्ट्रॉन्गर होती है। तो जब एक्सटर्नल चार्ज आता है, ठीक है, इसमें पड़ता है, तो ये थोड़ा एक्टिवेट तो होता है, लेकिन इसकी पकड़ आपको कोई, अगर समझिए कि आपको कोई बहुत तेजी से पकड़ ले इस तरह से, तो क्या होता है कि आपको कोई भी धक्का दे या कुछ करे तो आप उस व्यक्ति के साथ ही हिलिएगा। अर्थात उसकी पकड़ अगर ज्यादा मजबूत होगी तो आप अपने स्थान से बदल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री नहीं होता है मूव करने के लिए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो वहीं पर जो है रुक जाता है, पास नहीं करता है। अब डाइलेक्ट्रिक क्या करते हैं? इंसुलेटर ही डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक जो है वो एक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बिना कंडक्ट किए हुए ठीक है, उसको क्या कर देता है? ट्रांसमिटेड कर देता है। फॉर एग्जांपल में आप लिख सकते हैं नाइट रोड, ग्लास रोड, प्लास्टिक रोड, ये क्या है? ये सब इलेक्ट्रिक करंट के ये सब इंसुलेटर है। लेकिन जब आप इसको किसी खास चीज में रब करते हैं, जब इनमें फ्रिक्शन करते हैं, तो जब इस पे क्या होता है? एक खास प्रकार का चार्ज जो है वो स्टैब्लिश्ड हो जाता है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट जो है वो क्या है? कूलम है। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है कैवेंडिश लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। इस थ्योरी का, इसका जनक जो है वो क्या है? कैवेंडिश है। तो जैसे कहते हैं कि लाइट चार्ज, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि लाइट चार्ज जो है एक दूसरे को रिपेल करता है, जबकि अनलाइट चार्ज एक दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि आप इस बात को समझिए कि अगर किसी चीज में अगर कोई लाइक चार्ज, यानी दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो एक दूसरे से क्या करता है? एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। ये इधर इसको भगाएगा, कहेगा भाग, और ये इधर कहेगा कि भाग। ठीक है, अगर ये कहानी निगेटिव चार्ज के साथ ही हो, ठीक है, निगेटिव चार्ज के साथ हो, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेगा? अपने से भगा देगा। ठीक है, लेकिन अगर एक चार्ज जो है पॉजिटिव है,
ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या है, आपको निगेटिव है। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी अपने पास बुलाएगा, अपनी तरफ खींचेगा। और इसको सबसे पहले कौन कहा थे, कैवेंडिश ने कहा था। तो इसीलिए इसके इनके रिस्पेक्ट में इनका नाम कैवेंडिश लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन कहा गया। फिर कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें बहुत न्यूमेरिकल्स, बेसिक न्यूमेरिकल्स है, बहुत नहीं, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो बड़े-बड़े न्यूमेरिकल्स को बनाने में इसकी जरूरत पड़ती है। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की थ्योरी का कहीं ना कहीं लेना देना था मिल्टन और एक्सपेरिमेंट से। उन्होंने ये चीज उन्हीं से प्रेरित है, लेकिन ये है क्या, तो कहते हैं कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपकी कक्षा में जो है वो 100 लड़के हैं, ठीक है, और एक लड़के पर 1 कूलम का चार्ज है सपोज कीजिए, तो या एक इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक लड़का 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आपकी कक्षा में 100 लड़के हैं, ठीक है, और प्रत्येक लड़का को आप एक इलेक्ट्रॉन में ज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो कहता है कि टोटल चार्ज उस कक्षा में क्या होगा, क्या होगा, आपके कक्षा में 100 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 100 स्टूडेंट हैं, और एक स्टूडेंट को आप मान लीजिए पर स्टूडेंट जो है, एक स्टूडेंट जो है वो क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या है आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, और इस पर चार्ज क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कहा कि बताइए उस पूरे कक्षा का चार्ज क्या है, उस पूरे क्लास का चार्ज क्या है। तो आप क्या दोगे यहाँ पर कि आप कक्षा के क्लास को करने के लिए पूरी कक्षा में कितने चार्ज हैं आप क्या करोगे, जनरली है 1.6 गुने 10⁻19 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यही चीज कहता है कि चार्ज जो है वो किसी बॉडी पर उतना होता है, मल्टीपल ऑफ चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का, यानी इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे हमेशा एक कांस्टेंट चार्ज होता है जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आगे ये देखिए एक चीज है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। कहता है कि एक ऐसा डिवाइस जिसका यूज जो है वो प्रेशर को डिटेक्ट करने में और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी बॉडी पे उसको जानने में किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। फिर से सुनिएगा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में क्या है, एक ऐसा डिवाइस जिसका उपयोग, ठीक है, प्रेशर को डिटेक्ट करने में और किसी पार्ट इलेक्ट्रिक चार्ज के नेचर को जानने में करते हैं, जो किसी बॉडी के ऊपर होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर या उस पर जो प्रेशर लग रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए जिस चीज का हम यूज करते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। अब देखिए इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है कि आपके यहाँ ऊपर में एक मेटालिक डिस्क लगा होता है, यहाँ पर एक कॉर्क लगा हुआ है, ठीक है, आप फिगर में देख रहे हैं, ये भी एक मेटालिक रॉड है, ठीक है, ये कोनिकल लीफ है और यहाँ पर अर्थिंग सॉकेट लगा हुआ है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इसको इस तरीके से कि ये एक वेरी सेंसिटिव एंड कॉमनली यूज करने वाला एक एपरेटस है गोल्ड, ठीक है। कहता है कि आजकल के समय में गोल्ड बहुत महंगा हो गया, तो इसलिए हम इसकी जगह पर क्या करते हैं, एल्युमिनियम लीफ का यूज करते हैं। क्या करते हैं, एल्युमिनियम लीफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो यही इसी के नाम पर ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, और ये गोल्ड कहाँ लगा रहता है, जहाँ ये मेटालिक डिस्क लगा हुआ है या मेटालिक रड लगा हुआ है, ये एक तरह से गोल्ड का होता है, इसलिए इसका नाम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहा गया, ठीक है। अब देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन किसको कहते हैं, कहता है कि वैसा प्रोसेस जिसमें एक न्यूट्रल कंडक्टर, ठीक है, चार्ज हो जाता है जब उसको किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के नजदीक लाया जाता है। एक न्यूट्रल आपका कंडक्टर है, ऐसे इस पे कोई चार्ज नहीं है, अगर उसको हम किसी चार्ज बॉडी के रूप में रखते हैं, ठीक है, चार्ज बॉडी के नजदीक रखते हैं तो वो भी चार्ज हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। अक्सर है ना, इसका एक बड़ा ही नॉर्मल सा एग्जांपल देते हैं, इसको इस रूप में लिखिएगा कि जब किचन में कोई खाना बना रहा होता है, जब उसके चूल्हा पे कोई चीज चढ़ा होता है, ठीक है, तो वहां पर कोई स्टील का कोई बर्तन आप थोड़ी दूर में रख देते हो, ठीक है, या वो बिल्कुल नजदीक होता है आपके खाना बनाने के लिए जो आप यूटेंसिल का यूज कर रहे हो,
उसके नजदीक होता है तो आप देखोगे ना कि धीरे धीरे वो बर्तन भी जो कि डायरेक्ट जिसका आग से संपर्क नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। क्या होने लगता है? तो वो गर्म होने लगता है। तो उसी को कहते हैं कि वो पहले तो ठंडा था, लेकिन जैसे ही किसी गर्म वस्तु के नजदीक हम उसको लेके गए तो वो क्या हो गया, उसमें भी धीरे धीरे वो प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो गई। तो इसी को इस रूप में, चार्ज के रूप में कहते हैं कि अगर कंडक्टर न्यूट्रल है और उसको अगर हम किसी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल के नजदीक लेके जाएं तो वो पार्टिकल भी ऑलरेडी चार्ज हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक न्यूट्रल स्फीयर है। ठीक है, इसको जो है हम क्या किए हैं, लेके गए नजदीक। अब क्या है कि ये नजदीक जैसे ही आया तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ग्राउंड से अर्थिंग मैंने जोड़ दिया। अब ये क्या हो गया, ये पूरी तरीके से क्या हो गया, चार्ज हो गया। पहले ये न्यूट्रल था, अब जैसे इसके नजदीक में ले गए, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ और ये अब क्या हो गया, पूरी तरीके से चार्ज हो गया है। अब कहता है कि मेथड ऑफ चार्जिंग एंड इंडक्शन, इसके जो है एक मेथड मैं कहता हूँ चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट, इसी को कहा जा सकता है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कंडक्शन। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक अनचार्ज कंडक्टर को जब हम चार्ज कंडक्टर के टच में लाते हैं, मान लीजिए कि ये कोई अनचार्ज कंडक्टर है और ये कोई चार्ज कंडक्टर है, जब दोनों को टच में लाते हैं तो क्या करता है कि ये जो है चार्ज कंडक्टर अनचार्ज कंडक्टर में अपना चार्ज ट्रांसफर करने लगता है। और ये तब तक होता है जब तक कि दोनों पर जो है सिमिलर चार्ज ना हो जाए। तो ये क्या कहलाता है आपका चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट कहते हैं। यहाँ पे दोनों पार्टिकल को कांटेक्ट में लाया गया, एक दूसरे के संपर्क में लाया गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे ही वो कांटेक्ट में आया इसने चार्ज को अपने आप शेयर कर दिया। फिर दूसरा है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जैसा कि ये है फ्रिक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन। इसमें क्या करते हैं, हम दो पार्टिकल को एक दूसरे के साथ रब करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं। जैसे कि ग्लास का एक रड आप जूम कर लीजिए, इसको ऐसे करके जब हम क्या करते हैं, रब करते हैं तो क्या होता है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तो ये जो इस पे जो चार्ज आया वो किसकी वजह से आया, रब करने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से आया। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। अब आया कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है हमारा टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किसको कहते हैं कि चार्ज जो है वो ना ही बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, इसको बस आइसोलेटेड सिस्टम में, ठीक है, बस इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। और दूसरी बात ये कि इनका नेट जो है आइसोलेटेड सिस्टम में, ठीक है, जब आप टोटल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल ही रहता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, एक इक्वल ही रहता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि एक ग्लास रड को पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ा गया, ठीक है, तो सिल्क क्लॉथ जो है वो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, सॉरी, ग्लास रड जो है वो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया और सिल्क क्लॉथ क्या हो गया, वो निगेटिवली चार्ज हो गया। अब कहता है कि पॉजिटिव चार्ज जो ग्लास रड पे होगा रबिंग के बाद वो इक्वल होगा जो नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ पे होगा। यानी कि ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया आफ्टर रबिंग। ठीक है, दोनों पर नेट चार्ज उतना होगा जितना वो दिया उतना ये लिया। इसका दूसरा एग्जांपल देखिए यूरेनियम 292 238 पे। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं यूरेनियम 92 238। ठीक है, इससे एक अल्फा डीके को इमिट किया गया तो ये क्या बचा, देखिए थोरियम 9234 प्लस हीलियम 24। अब देखिए 90 प्लस 2 92 और 234 प्लस 4 238। आपने देखा कि आफ्टर जो है ये आइसोलेटेड सिस्टम में, ठीक है, इसके टूटने के बाद भी इनके टोटल चार्ज जो थे वो क्या थे, इक्वल थे। क्या थे, इक्वल थे। अब देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फिर आगे का भी चीज है कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है,
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज इन डिस्क्रीट पैकेट्स रादर एज कंटिन्यूअस अमाउंट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कि अगर क्या कहते हैं कोई कंटिन्यूअस अमाउंट में चार्ज जो है वो किसी एक डिस्क्रीट पैकेट की तरफ एग्जिस्टेंस कर रहा है तो इसका भी मतलब क्या हो जाता है, Q बराबर NE ही हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अब कहता है क्या कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो ग्रेनी नेचर रखता है। ग्रेनी नेचर कैसे रखता है, ग्रेनी का मतलब होता है अनाज का, जैसे कि आप राइस ले लो, व्हीट ले लो, ये सब ले लो। कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो ग्रेनी नेचर रखता है। वो कैसे भी है, तो वो ये है कि हम जिस तरह से काउंट कर सकते हैं, ठीक है, चावल को, व्हीट को यानी गेहूं को आदि को, उसी तरीके से एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज को भी काउंट किया जाता है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक थ्योरेटिकली एंड एक्सपेरिमेंटली सपोर्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है। ये इसको थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली सपोर्ट करता है और लिखता है कि द स्मॉलेस्ट कंसीडर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रिस्पेक्टिवली। साथ ही साथ ये जैसे कहते हैं कि छोटा सा टुकड़ा, जैसे कि राइस का एक टुकड़ा, उसको ये मान लेता है कि जो सबसे छोटा टुकड़ा है जिसको हमको गिनना है, तो ये कहता है कि छोटा टुकड़ा जो है वो मान लिया जाता है, वो ले लिया जाता है कि चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन पे है और एक प्रोटॉन पे है, उसी के रिस्पेक्ट में हम इसको काउंट करते हैं। अब चार्ज ऑफ प्रोटॉन को प्लस ई से और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को माइनस ई से जो है वो हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका क्या हो जाता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कितना टुकड़ा है, तो ई जो है वो स्मॉलेस्ट हो गया और एन से हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो उस बॉडी में टोटल चार्ज जो है वो हमें निकल गया। अब कहते हैं कि यही क्वांटाइजेशन जो है एक ऐसी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज की जो कि किसी चार्ज बॉडी पे, ठीक है, ये बताता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व है, कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व है। अब यही ये फॉर्मूला क्या कर देते हैं, Q बराबर प्लस माइनस NE, प्लस बोले तो प्रोटॉन, माइनस बोले तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Q जो है वो टोटल चार्ज है, N जो है कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, और एलिमेंट्री चार्ज जो है वो तो हमेशा चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा और उसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगी। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की जो थी कहानी थी। अब देखिए कहता है कि अ लिक्विड ड्रॉप हैज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द चार्ज ऑन एन लिक्विड ड्रॉप। अब देखिए यहाँ पर n कितना दे दिया आपका 20, आप E जानते हैं कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो Q बराबर क्या आप लगा दीजिएगा Ne यानी 20 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 32 × 10⁻⁻19 कूलम। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फिर आगे की पढ़ाई जो है हम लोग कल करेंगे। कल हम लोग न्यूमेरिकल लेके आ रहे हैं, ठीक है, कूलम्स लॉ लेके आएंगे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और उनसे आधारित जितने न्यूमेरिकल्स हैं, जितनी भी चीजें हैं वो हम लोग कल के क्लास में करेंगे। थैंक यू।